Hi everyone, I hope you guys are well. So today is the fifth lecture of GKHYT series. As you know हम पहले पॉलिटी कर रहे हैं और उसके बाद फिर विल मूव अहेड विद हिस्ट्री मे बी या तो वो आपको बता दिया जाएगा ग्रुप में। तो जैसा कि हम हर दिन जब भी ये स्टार्ट करते हैं क्लास में आपको बताती हूँ कि हमने पीछे कितना कर रखा है, हमको और आगे कितना करना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बारी, फिर स्टार्ट करते हैं। HYT सीरीज़ का मतलब अगेन क्या है, हाईलाइटिंग टॉपिक्स। हम पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। वो 20% सिलेबस जैसे 80% क्वेश्चन आते हैं। और ये ट्रस्ट में ये PYQ TCS के PYQ बेस्ड नहीं है, बल्कि आप सारे एग्ज़ाम का PYQ एनालाइज करेंगे ना, जितने भी स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं, और अगर पॉलिटी आती है तो यही वो चैप्टर्स हैं जिससे वो सवाल पूछते हैं। ठीक है, चलो। फीचर सोर्सेज प्रियम्बल मतलब हमारा पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डन हो गया। ठीक है, वी आर डन विद दिस। अब हमको करना है फंडामेंटल राइट। आज हम ये भी कर लेंगे। ठीक है, फिर आफ्टर दिस DPSP और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो जाएगा। तो अब बस नहीं है, जल्दी हो जाना है, मतलब मुझे लगता है कि 5-7 क्लास और बस हो गया। ठीक है, मतलब वो भी मैं मैक्सिमम कह रही हूँ। और उसके बाद ये नीचे वाले जो टॉपिक्स है ना, इसके आपको नोट्स प्रोवाइडेड होंगे, यू कैन रीड। अच्छा, आज एक सरप्राइज़ है। द सरप्राइज़ इज़ कि आपके लिए मेरे पास, हाँ, हिंदी में नोट्स अवेलेबल हैं। आई एम सो सॉरी फॉर द डिले। आई वाज ट्राइंग, पर वो थोड़ा सा डिले हो गया था, क्योंकि वही हिंदी थोड़ी सी टेक्निकल है, वो टाइपिंग और लोग नहीं मिल रहे थे। खैर, अब सब सॉर्टेड है। हिंदी में भी है फंडामेंटल राइट्स के पीडीएफ्स, जो ये सारे ना पीडीएफ्स MCQs जितने भी क्वेश्चन है वो सब फ्री में अवेलेबल है। तो आप जाके ऐप पे चेक कर लेना, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अभी हम जाते हैं अपने क्लास पे। सो एज यू नो हमें फंडामेंटल राइट्स करना है। देखो, पहले एक दो बातें याद रखनी है। फंडामेंटल राइट्स सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी का। अगर पॉलिटी से सवाल आएगा किसी एग्जाम में और फंडामेंटल राइट से नहीं आएगा, तो ये दोनों एकदम ऐसी बात हो गई कि पता नहीं कुछ का कुछ कह रहे हैं। ऐसा नहीं होता। पॉलिटी आएगा तो फंडामेंटल राइट आएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इसको एकदम ऐसे पढ़ना है। मतलब आज हम इसको ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अब आने वाले समय में अगर वो एक भी फंडामेंटल राइट से सवाल पूछ रहे हैं ना, हम किसी भी हालत में, चाहे जितना डीप पूछ ले वो, हम किसी भी हालत में गलत नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो अच्छा, ये भी याद रखना है कि हम SSC के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली। स्टेट PCS UPSC के बेसिक लेवल तक आराम से इससे कवर हो जाना है। लेकिन अगेन ये वन डे एग्जाम है, इस वजह से हमें ये ध्यान रखना है कि हमको बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस में नहीं जाना, और ऐसा भी नहीं करना कि ऊपर ऊपर से पार कर देना है, बल्कि बैलेंस रखना है। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ट्रिकी चैप्टर है, पर साथ के साथ आपको फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको लगे कि मैं तेज बोल रही हूँ तो आप स्लो कर लेना, और अगर लगे स्लो बोल रही हूँ तो 1.25 पे देख सकते हो। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नोट्स फ्री में अवेलेबल है ऑन द ऐप, तो उधर से ले लेना। नो पॉइंट, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, चलो अब ये स्टार्ट करते हो। बस देखिए, बस ये मोटो रखिएगा कि जब ये क्लास ख़त्म हो, आप इसके बाद जो भी प्रोसेस होता है रिवाइज करने का, सवाल लगाने का आप लगा के देखना, और बस ये डन करना कि हाँ भैया फंडामेंटल राइट्स आज ख़त्म, अब मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, और फिर तो हम रिवाइज करेंगे ही। चलो, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर आप बेसिक बात है कि कोई भी, अगर आप फंडामेंटल राइट्स जैसे ही सुने ना, आपके दिमाग में क्या दिखना चाहिए? अच्छा, ये पार्ट 3 में आता है, आर्टिकल आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ये कंठस्थ होना चाहिए। ये हमने ऑलरेडी 2 बार पढ़ा, सेलियंट फीचर में पढ़ा, फिर पार्ट्स में पढ़ा था अभी जो हम कल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पार्ट 3 में आता है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ये हो गया याद। फिर दूसरा क्या याद आना चाहिए आपको कि कहाँ से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, किससे इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है? तो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से। ठीक है, यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से। देखो, यहाँ पे इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि हर एक लाइन से सवाल है। आप सवाल लगाना, इसके बाद जाके फ्री में अवेलेबल है, तो उधर आप देखना। अगर हर एक लाइन से PYQs में सवाल ना आया हो तो आप आके बताना मुझको। ठीक है, तो इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे आप यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से इसको लिया तो गया है, बिल्कुल उससे इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है, लेकिन एक और चीज कहते हैं, मैं लिख देती हूँ, इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया।
ठीक है। अच्छा, मैग्ना कार्टा, थोड़ा सा मैग्ना कार्टा ना ब्रिटेन से रिलेटेड है। वहाँ पे पहली बार मैग्ना कार्टा पहली बार एक डॉक्यूमेंट की तरह बनाया गया था, जहाँ पे पहली बार राइट्स दिए गए थे, जहाँ पे लिबर्टी की बात की गई थी, जहाँ पे डेमोक्रेसी की बात की गई थी, रूल ऑफ लॉ की बात की गई थी। तो ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट था मैग्ना कार्टा। इस वजह से हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये इस फंडामेंटल राइट को ना हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि ये भी राइट्स की ही बात करता है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन सीधे आ जाएगा कि आप किसको कहते हैं, तो आप बना लोगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल होते हैं। जस्टिशिएबल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है, अगर आपको ये राइट देने से कोई मना करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कह सकते हैं कि भैया हमको ये मेरा अधिकार था, इन्होंने नहीं दिया हमको। तो वो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जस्टिसिएबल है। अगर आपके साथ गलत हो, अन्याय हो, तो आप जस्टिस लेने के लिए जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये क्यों फंडामेंटल राइट्स क्यों आया है, क्योंकि हमको चाहिए ना कि ये सब मैं भी आगे बताऊंगी आपको। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट कर दिया, किसी अगले ने मेरा वायलेट कर दिया, या मैंने आपका कर दिया, बल्कि अगर सरकार, अगर स्टेट अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करती है ना, तो हमने उससे बचने के लिए कि सरकार आपके साथ गलत ना कर दे, कोई अन्याय ना कर दे, ठीक है, उसके लिए हमने ये फंडामेंटल राइट्स बनाया है। क्या करने के लिए, इंडिविजुअल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, चलो अब इसके की फीचर्स क्या है, एकदम ध्यान से। नेचर तो आपको समझ में आ ही गया कि ये ऐसा नहीं है कि मेरे या आपके एक दूसरे के राइट वायलेट करने से कुछ होगा, बल्कि सरकार, स्टेट हमारे राइट्स ना वायलेट करे, ऐसा ना हो कि हमको कोई आगे बताऊंगी, तो वो ना दे। इस वजह से हमने इसको बना रखा है कि सरकार के खिलाफ है, ये स्टेट के खिलाफ है। तो इसलिए हम कभी कभी ये भी बात सुनेंगे आप कि फंडामेंटल राइट ना एक नेगेटिव सेंस में जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव बात नहीं की जा रही है, बल्कि नेगेटिव बात की जा रही है कि सरकार ये नहीं कर सकती, स्टेट आपके साथ ये गलत नहीं कर सकती, इस तरह की बातें की जा रही है। चलो, नेगेटिव राइट का मतलब यही था। दूसरा, नॉट एब्सोल्यूट। अगेन देखिए, राइट्स है आपके पास, मैंने कल लिबर्टी में भी बताया था कि लिबर्टी है आपके पास, पर ऐसा नहीं है कि आप जो मन चाहे वो करें। थोड़ा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है ना। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर इंसान खुले जो मन करे वो करे, है ना, कोई कीप नहीं हो। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट भी एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या, कि एकदम कोई रोकने टोकने वाला ना हो, लेकिन यहाँ पे है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, याद रखना है। सस्पेंशन, क्या फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकता है? देखिए, धीरे धीरे करके ऐसा हुआ, इनिशियली तो नहीं हो सकता था, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि हाँ, सस्पेंड तो हो सकता है बिल्कुल। पर कौन से ऐसे होंगे जो सस्पेंड नहीं होंगे, दैट इज आर्टिकल 20 और 21। ठीक है, ये याद रखना है, कंठस्थ रखना है। अमेंडमेंट, क्या फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकता है? पहले था कि नहीं हो सकता, फिर बाद में हुआ कि हो सकता है ना। तो ये हो सकता वाले में अभी क्या, अभी परमानेंट, अभी टाइम बीइंग के लिए क्या चल रहा है कि हाँ, फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकता है। अमेंड का मतलब मैंने बताया था कि बदला जा सकता है, लेकिन बदला तो जाएगा, लेकिन क्या ध्यान में रखते हुए कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो हैम्पर ना हो। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किससे आया था, केशवानंद भारती केस 1973 में जो हुआ था, उससे आया था बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, उन्होंने बोला आपको बदलना है ना, आप बदल लो, लेकिन इंडिया की बेसिक्स क्या है कि ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये सोशलिस्ट है, ये रिपब्लिक है ना, जो आपने प्रियम्बल में कल फीचर्स पढ़े थे। तो इसका मतलब वो बेसिक स्ट्रक्चर, आप ऐसा नहीं कर सकते कल कहो कि डेमोक्रेसी को हटा के हम मोनार्की कर देते हैं। तो बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना, बाकी इधर उधर की चीजें बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अच्छा, बदलेगा कौन? अगेन बदलेगा पार्लियामेंट। कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 368। देखो, इस तरह से याद रखोगे ना, कभी कभी गड़बड़ नहीं होगी और ना ही भूलोगे। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई रिवीजन करनी पड़ रही है, बल्कि अमेंडमेंट आर्टिकल 368 में है। ठीक है, चलो। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स ना 6 राइट्स, अभी प्रेजेंटली 6 राइट्स है, पहले 7 राइट्स हुआ करते थे। ठीक है, पहले 7 राइट था, अभी केवल 6 हैं। और जो सेवेंथ वाला राइट था ना, हाँ, जो सेवेंथ वाला राइट था ना, यहाँ लिखा नहीं है, पर वो आर्टिकल 31 में था। आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन उसको हटा दिया गया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आर्टिकल 31 में राइट टू, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको हटा दिया गया। और हटा के क्या किया गया, इसको हाँ ठीक है, इसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ये याद रखना,
ये हट चुका है। अब ये एक लीगल राइट है, आपको ये फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट का मतलब ये होता है कि अगर ये कोई भी आपसे छीनने की कोशिश करेगा ना, आप तुरंत कोर्ट चले जाएंगे। तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, अब जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। चलो, तो ये तो कैंसिल हो गया, इसको याद रखना है। अभी हमारे पास प्रेजेंटली 6 राइट्स हैं। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। ये राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18 तक। देखिए बहुत सारे लोग ना बहुत सारे ट्रिक बताएंगे आपको, मतलब बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यार ठीक है ना, कर लो, बार बार लिख के कर लो, बार बार पढ़ के कर लो। हर बात पे ट्रिक निमोनिक लगाएंगे तो दिक्कत होगी। जहाँ पे होगा वहाँ पे मैं बिल्कुल बता दूंगी। जैसे मैं कैसे याद करती हूँ मैं बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे इक्वालिटी है ना, व्हाट आई विल डू, आई विल राइट ई, आई विल राइट एफ। ऐसा तो मुझे याद है यार, इतनी बार कर चुके हैं कि याद हो जाता है। फिर से ई, फिर से आप आर लिख लो, रिलीजन। यहाँ पे फिर से आई थिंक सी लिख लो, कल्चरल। और यहाँ पे आर लिख लो, रेमेडीज। तो ई एफ ई आर सी आर कर सकते हो। मतलब ज़रूरत नहीं है वैसे, मुझे नहीं लगता, ये वेस्ट है। तो मैं पहले इनिशियली ऐसे कर लिया करती थी, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अब बार बार लिखोगे ना, कुछ मत करो, मतलब आप साथ के साथ बैठो, पन्ना लो, एक सादे पन्ने पे से लिखो, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक, फिर राइट टू फ्रीडम 19 से 20 तक, ऐसे ऐसे करके लिखना चालू कर दो। ठीक है, बार बार लिखोगे, 5 बार ही लिख लोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी है 14 से 18 तक में। ओके, यहाँ पे ये सारे उसके फीचर्स अभी डिटेल में डिस्कस करना ही है हमको। राइट टू फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक? 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 और 24 में, दो ही आर्टिकल, 23 एंड 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो कहाँ से कहाँ तक है? 25 से 28 तक। ठीक है, तो ये याद करते जाना है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 एंड 30। उसी तरह से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपने बार बार पढ़ा होगा, रिट्स है ना, रिट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, ये उसके बारे में बोला जा रहा है। फिर से कर लो जल्दी से। राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 एंड 28, 25 से लेकर 28 तक, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 एंड 30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32, आर्टिकल 32। आप इसको बार बार याद करना, सीधे इससे ही क्वेश्चन बन जाएगा। चलो, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखो डिटेल बोरिंग होती है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाएंगे ना, फंडामेंटल राइट उनका फेवरेट टॉपिक है, तो अब वो धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं कि उसमें डीप जा रहे हैं, है ना। पहले ऊपर ऊपर से पूछ लेते थे, बताओ फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है, और ये इसमें क्या हुआ, बेसिक बेसिक चीज़ें कि आर्टिकल 17 में क्या है। लेकिन अब वो डीप जा रहे हैं, तो डीप जाने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। ठीक है, चलो, तो एक बार थोड़ा सा मन लगाओ, ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा। चलो, तो डेफिनेशन आर्टिकल मैंने बताया ना, आर्टिकल यहाँ पे देखो, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। तो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में सबसे पहले हम शुरू करते हैं आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 में क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। मैंने आपको क्या बताया, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके और मेरे खिलाफ नहीं है, बल्कि स्टेट के खिलाफ है। अगर स्टेट आपका फंडामेंटल राइट या जो राइट है वो छीनना चाहता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, है ना। आप जस्ट बिकॉज ये जस्टिशिएबल है, तो ये स्टेट के खिलाफ है। तो ये जो स्टेट स्टेट हम बार बार बोल रहे हैं, ये क्या स्टेट यूपी बिहार इस तरह की बात कर रहे हैं? लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। स्टेट का मतलब सिर्फ वो नहीं होता। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है। पहला आपको याद रखना है, पहला स्टेट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट की, ठीक है, गवर्नमेंट बोल लो, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल लो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, इन दोनों को हम स्टेट बोलेंगे। अगर पार्लियामेंट आपका राइट छीनना चाहेगी तो भी स्टेट बोलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपका राइट छीनना चाहेगी तो भी स्टेट बोलेंगे। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर, फिर लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत, सारे के सारे स्टेट में आएंगे। इवन बीसीसीएल और मान लो और कोई पीएसयूज जो होते हैं वो भी जो है ना, वो सब भी सब स्टेट में आएंगे। ठीक है, चलो, इसमें क्या है आपको ध्यान रखना है, बार बार मैंने बताया कि प्राइवेट एंटिटीज ऐसे तो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, जब तक कि वो
सरकार ने उसमें बहुत सारा पैसा ना डाला हुआ हो। बस आपको याद रखना है कि ये पीएसयूज का मतलब क्या, पब्लिक, मतलब जो सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो भी सरकार है, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो, सारे के सारे स्टेट में आते हैं। ठीक है, ये आपके राइट्स नहीं छीन सकते। आर्टिकल 12 से याद रखना स्टेट का डेफिनेशन है। आर्टिकल 13 में चलते हैं। आर्टिकल 13 अगेन सिंपल है। आपको ना ये ऐसे नहीं करना, सब क्लॉज चाहो तो याद कर लो, लेकिन ज़रूरत इतनी नहीं है, इतना आता नहीं है, पर मैंने लिखा है क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ये ना थोड़ा डीप जाने लग गए हम। मैं आपको अंडरस्टैंडिंग वाइज समझाती हूँ। सबसे पहला, आर्टिकल 13 क्या कहता है कि वो जुडिशियल रिव्यू का राइट देता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या, कि मान लीजिए कोई नियम बनाया गया, कोई लॉ बनाया गया, पर वो लॉ अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उस लॉ को, उस नियम को देखेगी और जांचेगी कि क्या ये लॉ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। तो पता चलेगा कि अरे नहीं, इसमें तो गड़बड़ है, तो वो क्या करेगी, उस चीज को नल एंड वॉइड बता देगी। ठीक है, नल एंड वॉइड बता देगी, इसका मतलब क्या है कि भैया अब से ये जो लॉ है ना, इसको हम लॉ नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है। देखिए, लॉ बनाना तो पार्लियामेंट का काम है, वो पार्लियामेंट बना देती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं है, ये सब कौन बताएगा? ये सुप्रीम कोर्ट बताती है। ठीक है, चलो। अभी इसमें ना बहुत सारे हैं कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब देख लेना, लेकिन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट है, पर इसलिए है कि आपको ज़्यादा ऐड ना करना पड़े। हाँ, ये मैं समझा देती हूँ। एक्चुअली ये ना, ये जो सब क्लॉजेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला इसी से कनेक्टेड है। दो डॉक्ट्रिन्स होते हैं जो आर्टिकल 13 में यूज होते हैं। ऑल्दो बहुत डिटेल्ड है, बहुत डिटेल्ड है, डीप भी है। एक बार बस समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने 2-3 क्वेश्चन देखे थे जो इससे आए थे, दैट्स वाई मुझे ये डालना पड़ा। देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात करें ना, तो ये पता है क्या कहता है कि अगर मान लो, जैसे आपने एक नियम बनाया, ठीक है, उसके 10 पार्ट है, ए बी सी डी ऐसे करके 10 पार्ट्स तक गया, लेकिन ना उसका केवल 2 पार्ट ऐसा है, मान लो सी और डी, केवल सी और डी ही कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो डॉक्टर ऑफ सेवरेबिलिटी क्या कहता है कि आप ना पूरे के पूरे जो 10 हिस्से हैं उस पूरे लॉ के, उसको आप पूरा का पूरा नल एंड वॉइड मत करो। नल एंड वॉइड का मतलब कैंसल आउट, कि अब से ये लॉ नहीं है, ऐसा मत करो। बल्कि जो हिस्से में प्रॉब्लम है ना, सी और डी में प्रॉब्लम है, आप उसको कैंसिल कर दो। आप कह दो कि भैया ये जो पार्ट है ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको नल एंड वॉइड बता देंगे। ठीक है, सेवरेबिलिटी क्या बोलते हैं, केवल एक पार्ट को हम नल एंड वॉइड बता सकते हैं, ना कि पूरे के पूरे लॉ को ही, क्योंकि पूरे के पूरे लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसी तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या कहते हैं। अगेन सिंपल, मान लो जैसे कि हम्म, मान लो पहले बहुत सारे लॉज थे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से भी पहले लॉज थे बहुत सारे। अगर वो जो लॉज हैं वो आज के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैच नहीं करते, या मान लो फंडामेंटल राइट के हिसाब से मैच नहीं करते, तो क्या हम उनको ये बोल देंगे कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला हो सकता है ना कि आगे के टाइम पे उसका रिलेवेंस समझ में आए, आज नहीं आ रहा है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं उसको हम छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, कह देते हैं कि भाई अभी ना ये टेम्पररी यूज में नहीं है, पर लॉ है, बाद में कभी इसका यूज लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए यूज में नहीं है, टेम्परली इनऑपरेटिव है। ठीक है, ये कह देते हैं, ना कि उसको कैंसिल कर देते। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो फंडामेंटल राइट के साथ अभी वो नहीं कर पाते, रेजोनेट नहीं कर पाते, उसको वो कह देते हैं कि ठीक है भैया, तुम हो लेकिन अभी टेम्परली यूज में नहीं आ रहे हो, बाद में देखा जाएगा तुम्हारा क्या करना है। ठीक है, तो ये समझने की बात है। ऐसे तो यूपीएससी भी बहुत कम ही पूछता है, लेकिन इन केस आ जाए, ठीक है, क्योंकि देखो मेरा एक ही गोल है, फंडामेंटल राइट जैसे चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको ना आप बहुत डिटेल में और बहुत समझ के पढ़ो, जिससे कि गलती होने के चांसेस एकदम कम हो जाए। ओके, चलो। अब 2 केसेस आपको याद रखने हैं आर्टिकल 13 से। पहला, केशवानंद भारती केस। कई बार 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 हम देखते हैं केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन इन्होंने बताया था। इन्होंने क्या बोला था कि हाँ ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, ये बेसिक मतलब मान लीजिए 20 नाम दे दिए उन्होंने कि डेमोक्रेटिक होना बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। आप इंडिया का डेमोक्रेटिक होना नहीं बदल सकते, इंडिया का सेकुलर होना नहीं बदल सकते, आप उन सब को छोड़ के क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो इसमें इन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, चलो।
नेक्स्ट मिनर्वा मिल क्या करता है? मिनर्वा मिल का बस ऐसे मैं लास्ट में आपको केसेस कराऊंगी, तब भी मैं आपको ये रिकॉल करा दूंगी। केसेस से बहुत सवाल आते हैं। केशवानंद भारती क्या याद रखोगे? बेसिक स्ट्रक्चर 1973 में आया, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी चीजें होने लग गई, है ना, कि अमेंड हो सकता है, पर बेसिक स्ट्रक्चर हैम्पर नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बट बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर किए बिना। ओके। सेकंड, मिनर्वा मिल क्या करता है? मिनर्वा मिल इतना कहता है कि जो डीपीएसपी है ना, अभी आप पढ़ेंगे आगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी है ना और फंडामेंटल राइट है, ये दोनों साथ के साथ बैलेंस में चलेंगे। जब ये दोनों साथ के साथ बैलेंस में चलेंगे तो ही एक कंट्री का प्रॉपर ग्रोथ होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, विच आर्टिकल विच आर्टिकल डिक्लेयर्स लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट वॉइड। यहाँ देखो, लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट को वॉइड कौन बताता है? आर्टिकल 13, ठीक है, 19 में आया हुआ है। मैं जानबूझ के ये मैंने ऐड करवाया है क्योंकि आपको ना देख के ये फील आता है कि अच्छा ये तो पूछते हैं वो, हम सब कुछ पीवाईक्यू ही पेस्ट कर रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि केवल टीसीएस का है, अभी वेंडर बदल जाएगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं, पॉलिटी पॉलिटी ही रहेगी यार, ठीक है। चलो, अब हम राइट टू इक्वालिटी करते हैं। अभी जो 12-13 हो गया वो तो समझ आ गया। नाउ लेट्स मूव टू दिस। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे गले के लिए स्पेयर कीजिएगा, मेरा गला एकदम ख़राब है, बट ये सब तो करना, क्लासेस करना ज़रूरी है, लेट हो जाएगा नहीं तो, एग्जाम सर पे। ओके, सो राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक में आता है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। आर्टिकल 14 में दो चीज़ें आती हैं, राइट बिफोर, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मैं ना ये सब बताने से पहले आपको एक कहानी सुनाती हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा बताने के बाद कहानी सुनाती हूँ, शायद आप उससे अच्छे से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन भी डिटेल में ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछ देंगे ना, जिसमें 2-3 स्टेटमेंट होंगे, उस दिन फंस जाओगे अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो। देखिए, बोला गया है इक्वालिटी बिफोर जो लॉ है उसको नेगेटिव कंसेप्ट बोला गया है, ठीक है। कहाँ से लिया है हमने? यूके से लिया है, ठीक है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है उसको पॉजिटिव कंसेप्ट बताया गया है, वो हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। अब इन सब का मतलब क्या होता है? मान लो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है कि आपको कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी, लॉ के सामने, कानून के सामने सब एक बराबर है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, एसएससी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हम सबको एसएससी का एग्जाम देना है, तो कोई एक गांव में बैठा बच्चा है, ठीक है, शहर में बैठा बच्चा है, या कोई जो बच्चा है मान लो वो बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, लेकिन क्या जो फॉर्म भरते वक्त आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट्स का नाम, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सब डालना होता है, वो तो सबको डालना होता है ना। क्या ऐसा है क्या कि आप अमीर वालों को कहते हो कि भैया पैसे है तुम्हारे पास, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सब हम देख लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप सबको भरना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ के सामने सारे के सारे इक्वल है, सबको भरना ही पड़ेगा। जैसे एग्ज़ाम सेंटर पे गए, आप सबको एडमिट कार्ड लेके ही आना है, तो चाहे कोई बहुत रईस का बच्चा आया हो, तो ऐसा थोड़ी कि बिना एडमिट कार्ड के उसको एंट्री दे देंगे, सबको एडमिट कार्ड लाना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ पे आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी, ओके। सेकेंड, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि हम सबको एक फेयर चांस दें। फेयर चांस का मतलब ये है ना फेयर चांस का मतलब ये है ना कि मान लो आप एग्जाम देने गए, ठीक है, आप एकदम स्वस्थ हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके साथ साथ ना एक और बच्चा एग्जाम देने गया, लेकिन वो स्पेशली एबल्ड है, या ठीक है, उसको दिक्कत है, तो उसके लिए हम स्क्राइब देते हैं ना कि कोई उनके बदले का पेपर दे दे, तो हम उनको हेल्प करते हैं। या मान लो कोई बच्चा है वो पीडब्ल्यूडी से आया, तो उसको व्हील चेयर पे आया, तो हम उसको, मान लो स्टेयर्स है, तो हम कोई ना कोई उनके लिए अरेंजमेंट करेंगे ना कि वो उस फ्लोर तक पहुंच पाए। तो हम क्या कर रहे हैं? हम फेयर चांस दे रहे हैं, ठीक है। और अगर अब मैं आपको ऐसे और फील वाले एग्जाम्पल से बताऊं, तो इसमें क्या होता है कि हम सबको एक साथ इक्वल जगह पे लाना चाहते हैं, जो पीछे छूट गए हैं ना, जैसे रिजर्वेशन दे के लाते हैं, ठीक है, एज में रिलैक्सेशन दे के लाते हैं अगर एसएससी की बात करें तो, या फिर फ़ी कम होता है ना, आपने कई बार देखा होगा डिफरेंट कैटेगरीज का, वुमेन का, तो जो फ़ी कम होता है ये सब हम क्या करते हैं, उनको हम बराबर लाने के लिए करते हैं कि देखिए जिनके पास पैसे हैं वो तो आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे जगहों पे फ़ी कम नहीं होने की वजह से भी, ये तो चलो एसएससी सस्ता फॉर्म निकालता है, लेकिन बाकी जगह पे अगर रिलैक्सेशन ना मिले तो बहुत लोग ना भर पाए, है ना। तो ओबीसी, एससी, एसटी, ये रिजर्वेशन इसी चीज़ के लिए है कि उनको एक फेयर चांस मिले, वो जो पीछे छूट गए। सेकंड चीज़,
इसमें ये क्या कोशिश करते हैं कि अगर आप एक रेस में किसी को आगे भगा रहे हो, तो सबको ना जैसे ऊपर वाले में क्या करते हैं, सबको एक लाइन में, एक बराबर में खड़ा करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हाँ ठीक है, तुम कहने मतलब जो लेट आया है उसको थोड़ा-सा टाइम देंगे, थोड़ा प्रिविलेज देंगे, ठीक है? या फिर सबको एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल आप आई थिंक समझ गए होंगे, पर याद क्या करना है कि इक्वालिटी बिफ आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ आता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया हमने? यूके से लिया, पॉजिटिव कांसेप्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमने यूएसए से लिया, नेगेटिव कांसेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ में क्या होता है? कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाती है, बल्कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में सबको इक्वली ट्रीट करने की कोशिश की जाती है सिमिलर कंडीशन में, ठीक है? अच्छा, इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन का मतलब इनको नहीं गिनेंगे हम। जैसे अभी हमने कहा ना कि कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी, तो देखिए भैया, प्रेसिडेंट और गवर्नर, फॉरेन डिप्लोमेट्स, इन सबको स्पेशल प्रिविलेज मिलती है, तो ये एक्सेप्शन है। इनको छोड़ के हम बातें कर रहे हैं, ओके? लैंडमार्क केसेस देख सकते हो अगेन, है मेनका गांधी वाला भी केस ठीक है, लेकिन देख सकते हो ऊपर-ऊपर से, इम्पोर्टेंट है। मेनका गांधी वाले केस में तो काफ़ी ज़्यादा कुछ हुआ था और उसमें ये बोला गया था कि आर्टिकल 14, 19 और 21 तीनों एक-दूसरे से रिलेटेड है। इसको हम एक बहुत मैं आपको दिखाऊँगी आगे। देखो, हाँ, आर्टिकल 14, 19 और 21 को गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। अगर ये तीनों मिल जाए ना, तो आपको फेयरनेस, लिबर्टी और जो भी चीज़ें होती है, ड्यू प्रोसेस, जो लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं, सबको एक साथ लाके खड़ा कर देती है। तो अगर आर्टिकल 14, 19 और 21 को साथ में लाया गया था मेनका गांधी केस में, ठीक है? चलो। हुँ। अब आर्टिकल 15 करते हैं। आई होप आपको 14 समझ में आ गया हो। आप बार-बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। आपका पर्पस, चाहे मैं जितनी भी कहानी समझा दूँ, पर्पस यही है कि आपको रटना है, छपना चाहिए आपके दिमाग में, देन ओनली कोई फ़ायदा करा पाओगे। कहानी इसलिए समझा रही हूँ कि कल दिन जाके अगर कुछ हार्ड आ जाता है, तो ऐसा ना हो कि अरे! क्या ही पूछ दिया उन्होंने, अब तो हमसे हो ही नहीं रहा, ठीक है? ऐसी फीलिंग ना रहे, इसके लिए समझा रही हूँ। चलो, आर्टिकल 15 में सब क्लॉजेज़ थोड़ा-सा ध्यान रखना, ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ओके। आर्टिकल 15 कहता है कि आप ना किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। भेदभाव इन द सेंस कि कोई भी इंसान है, किसके-किसके आधार पे? अच्छा, एक बात याद रखना, यहाँ पे ना ओनली लिखा हुआ है। ये लोग ना उम, ओन ऑन यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है। ओनली ऑन द कोई और रीज़न हो तो आप उसको डिस्क्वालीफाई कर दो। उसको बोलो कि नहीं, तुम इस जॉब के लिए लायक नहीं हो, या फिर तुम्हें ये चीज़ नहीं मिल सकती, ये सीट नहीं मिल सकती। लेकिन केवल इनके आधार पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। किसके-किसके आधार पे? रिलिजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। क्या-क्या? रिलिजन, रेस। रिलिजन, रेस तो याद रख लोगे, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये इकट्ठे याद कर लो, पाँचों के पाँचों, ठीक है? ये हो गया। अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखना है कि मान लो जैसे अगेन मैंने बताया ना कि ये सब जितनी भी राइट्स दिए गए हैं सरकार के खिलाफ दिए गए हैं, पर कुछ-कुछ राइट्स ना प्राइवेट एंटिटी क्या मतलब, हम और आपके खिलाफ भी दिए गए। जैसे कि मान लो, ये डिस्क्रिमिनेशन तो ये सब हो गया इन सब के बेसिस पे। आपने सुना होगा ना, कहीं-कहीं पे गाँव में ये होता है कि जो नीची जाति के होते हैं उनको कुएँ से पानी नहीं निकालने दिया जाता, उनका कुआँ अलग होता है, और कहीं-कहीं पे मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता लोगों को। तो इन सब के बेसिस पे भी नहीं किया जा सकता, ठीक है? मतलब ये तो गलत बात है ना। ये कर तो इसी बेसिस पे रहे हैं, कास्ट के बेसिस पे। तो अगर कोई ऐसा करता है कि आप यहाँ इस कुएँ से पानी नहीं निकाल सकते, इस रोड पे नहीं चल सकते, इस तरह की चीज़ें, या इस मंदिर में नहीं जा सकते, ये ऊँची जाति वालों का है, तो भी अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो उनके खिलाफ भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको सरकार के खिलाफ ही जाना है, सरकार के खिलाफ तो जाओ ही जाओ। लेकिन इसमें और एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 17, उसमें आप प्राइवेट एंटिटी के खिलाफ, जैसे कि मैं और आप भी अगर किसी के साथ गलत करते हैं ना, तो हमको भी कोर्ट में बुलाया जा सकता है, ठीक है? ओके, तो अभी सब क्लॉज़ 2 जो है, सब क्लॉज़ 1 तो हो गया, सब क्लॉज़ 2 जो है 15 का, उसमें उन्होंने देखो बोला कि ठीक है भैया, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखो जैसे अभी हमने पढ़ा ना इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसमें हमने ये देखा कि सबको हमको एक बराबर लाना है। एक बराबर कैसे लाएँगे? जो पीछे छूट गए उनको थोड़ा एक्स्ट्रा मौका देके, तो आर्टिकल 15 के सब क्लॉज़ 2 में उन्होंने वुमेन और चिल्ड्रन को स्पेशल प्रोविज़न दिया हुआ है। फिर सब क्लॉज़ 4, सॉरी ये 3 था, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर एससी, एसटी, ओबीसी को जगह दी है। फिर रिज़र्वेशन दिया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, मान लीजिए
आपने देखा है ना जितने सारे वो हो रखे हैं, ओबीसी का इतना परसेंट कोटा है, एससी का इतना है, एसटी का इतना है, अब तो ईडब्ल्यूएस का भी है। तो ये सब जो रिजर्वेशन है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ये आर्टिकल 15 के एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इन द सेंस कि ठीक है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, लेकिन जो लोग पीछे छूट गए उनको बराबर लाने के लिए हम उनको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिविलेज भी देंगे। ओके, चलो इसके साथ एक दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इंदिरा सहाय केस एकदम याद रखना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इनके केस में ये डिसाइड हुआ था कि 50% रिजर्वेशन, मैक्सिमम आपको रिजर्वेशन देना है ना दो, लेकिन 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ठीक है, ओके। फिर अशोक कुमार का केस भी इंपॉर्टेंट है कि भाई ओबीसी का 27% वाला कोटा रहेगा, मंडल कमीशन अगर आपको याद हो, आई होप आपको याद रहना चाहिए, ओबीसी 27% रिजर्वेशन से आपको मंडल कमीशन याद आना चाहिए। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू आर्टिकल 16। I know this video is going to be like detailed time taking, but trust me it will be worth it। इतना अच्छा रिवीजन आप मतलब अच्छे से पढ़ लो मन लगा के, बस एक बार पढ़ना है और फिर बार बार रिवाइज करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। ये पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगा के देखना, ना बने तो फिर कहना। ठीक है, चलो आर्टिकल 16 क्या है कि आपने ये करना है कि भैया जितने भी लोग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो ना, जॉब वॉब का मौका जब आए तो सबको आपको इक्वली ट्रीट करना है, तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको। आर्टिकल 16 ये कहता है। ओके, पर अगेन इसके भी सब क्लॉज में ये बताया गया है कि हमको थोड़ा सा बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देना पड़ेगा, राइट। फिर एस सी को भी देना पड़ेगा, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हाँ है, आपकी ये चीज़ें हैं कि आपने नहीं करना ये, आपको इक्वालिटी रखनी है, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा सा जो लोग पीछे छूट गए उनको हेल्प भी करना है। क्वेश्चन कैसा आया था, विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन इन प्रमोशन। प्रमोशन में भी रिजर्वेशन आपको मिलेगा कि अगर आप एससी हो ना तो आपको मिल जाएगा। तो कैसे, कौन सा अमेंडमेंट, 77th अमेंडमेंट, याद रख लेना। आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का मतलब ये है कि पहले ना छुआछूत हुआ करता था, एज यू नो मुझे बताने की तो ज़रूरत है नहीं। तो उन्होंने छुआछूत को एकदम बैन कर दिया, जो छुआछूत करेगा वो जाएगा भैया जेल। ठीक है, अच्छा ये केवल सरकार करेगी तो भी, और कोई भी, मैं आप किसी के भी खिलाफ ये करते हैं ना तो उनको भी जेल ही जाना पड़ेगा, राइट। तो ये प्राइवेट एंटिटी के खिलाफ भी यूज़ किया जा सकता है। फिर आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। क्या याद रखोगे अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में, पहले के टाइम पे जैसे होता था ना, महाराजा, ठाकुर, सरदार, ये सब अब नहीं लगा सकते। ठीक है, तो वो महाराजा महाराणा ये सब नहीं लगा सकते, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए लोग लगाते थे, अब नहीं लगा सकते। पर एक्सेप्शन क्या है, हाँ आप क्या कर सकते हैं कि भैया मिलिट्री या अकेडमिक टाइटल्स अगर आपको कुछ मिला हुआ है तो आप लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि वो तो कोई टाइटल नहीं है ना, वो तो आपने अर्न करा है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। आर्टिकल 18 अब है राइट टू फ्रीडम। आई होप आपको पीछे की चीज़ें याद हो, क्योंकि मैं अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना तो फिर फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। ठीक है, अब आर्टिकल 19 बहुत ट्रिकी और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला, आर्टिकल 19 में पहले तो याद करने का तरीका समझो। देखो पहले क्या लिखा हुआ है, इसको ना मैं एक तरीके से याद कराती हूँ। सामरो, SAAMR, यहाँ पे प्रोफेशन लिखा हुआ है पर मैं ओ लिखती हूँ, इसको आप ऑक्यूपेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशन। तो इसको आपको याद करना है सामरो से। ठीक है, वो सामरो गाने में आता है ना, तो सामरो SAAMRO। एस से क्या, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए से असेंबली, दूसरे वाले ए से एसोसिएशन, एम से मूवमेंट, आर से रेसिडेंस, ओ से ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन। आप याद कर लेंगे। पहले तो ये 6 आपको याद आ जाए उसके लिए हमने किया है क्या, सामरो, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब एक एक का मतलब समझ लो जल्दी। देखो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आपको फ्रीडम है, आपको बोलने की इच्छा है, कुछ आपको एक्सप्रेस करने की इच्छा है, बाय द पेंटिंग, बाय द राइटिंग्स, गाने के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से, स्पीच के माध्यम से बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगेन ऐसा नहीं है कि आप एकदम खुला कुछ भी बोल सकते हो, थोड़ा सा डिसेंसी रखना पड़ेगा। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे कि आपके देश की जो सिक्योरिटी है ना वो खतरे में आ जाए। ओके,
नेक्स्ट असेंबली। आप आराम से पीसफुली अनाम तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हो, असेंबली बना सकते हो, है ना? जाते हैं ना जब एसएससी कोई कांड कर देती है, इस तरह का करप्शन जो भी चीज़ें चलती हैं, उसमें हम जाते हैं ना प्रोटेस्ट करने, उसी को असेंबली कहते हैं। पर हाँ, अनार्म्ड होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब क्या है कि हम सब एक लोग मिलके एक एसोसिएशन बना सकते हैं। जैसे सुना होगा ना आपने यूनियंस होते हैं, यूनियन एसोसिएशन एक ही बात है मोटा-मोटी। ऑटो वाले के यूनियन होते हैं, डॉक्टर के यूनियन होते हैं, हर प्रोफेशंस के अपने यूनियन होते हैं। स्टूडेंट यूनियन होता है, वो लड़ते हैं अपने राइट्स के लिए। फिर मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब क्या है? मूवमेंट का मतलब क्या है कि आप कंट्री में कहीं पे भी घूम सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है। पहले क्या था कि आप जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते थे, जा तो सकते ही थे, ऑब्वियसली प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अभी ऐसा है ना, आप कहीं पे भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें भी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है, किस चीज़ का? अब पता चल रहा है आप बॉर्डर पे जा रहे हो, है ना? दिक्कत है। फिर एक अरुणाचल प्रदेश जैसी जगहों पे ना सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे बहुत ट्राइब्स रहते हैं, तो वहाँ पे आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, ठीक है? तो मूवमेंट की आपको पूरी फ्रीडम है, आपको जहाँ जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? रेसिडेंस, पहले हाँ, घूम तो सकते थे, लेकिन रेसिडेंस हर जगह नहीं कर सकते थे। रेसिडेंट मतलब कि आपने वहाँ पे एक प्रॉपर्टी खरीदी और आप वहाँ पे बस गए, वहाँ पे रहने लग गए। तो जम्मू कश्मीर में पहले रहा नहीं जा सकता था क्योंकि आर्टिकल 370 की वजह से उसको स्पेशल प्रिविलेज मिले हुए थे, वो तो गया, है ना? तो आप वहाँ पे अब रिसाइड भी कर सकते हो। फिर प्रोफ़ेशन और ऑक्यूपेशन, आपको कुछ भी, आपको जो करना है करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट है। पहले क्या था ना कि आप ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं, अभी आपको जो करना है, सब प्रोफ़ेशन है। थोड़े दिनों पहले ये बात इम्पॉर्टेंट है, थोड़े दिनों पहले ना सुप्रीम कोर्ट ने प्रोस्टिट्यूशन, आप जानते होंगे प्रोस्टिट्यूशन या सेक्स वर्क जिसको कहते हैं, उसको भी ऑक्यूपेशन के दायरे में रख दिया है कि हाँ, वो भी एक प्रोफ़ेशन है। ऐसा नहीं है कि वो कोई प्रोफ़ेशन नहीं है, वो एक प्रोफ़ेशन की तरह डील करने लग गया, करा जाने लग गया उसको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इवन ये भी एक प्रोफ़ेशन है, तो आप चाहे जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, यू कैन डू। किसी ने नहीं रोका हुआ है आपको, ठीक है? चलो, अगेन मेनका गांधी केस इसमें भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 19 में फ्रीडम की बात करती है, पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं। लेकिन अभी ना इसमें आप एक चीज़ याद रखना, एक ही गोपालन पर्सनल लिबर्टी की बात हो रही है ना, लिबर्टी की बात जैसी होगी, फ्रीडम और लिबर्टी ऑलमोस्ट सेम ही से हैं, इंटरचेंजेबली यूज़ भी होते हैं कई जगह पे। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो ये एक ही गोपालन केस है ना, इसने क्या किया था, जब पर्सनल लिबर्टी की बात की गई थी ना, तो इसने बहुत बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था, मतलब बहुत छोटे लेवल पे बात की गई थी। बट मेनका गांधी में क्या हुआ, बहुत बड़े लेवल पे पर्सनल लिबर्टी को बहुत एक्सपैंड कर दिया गया। मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी, ठीक है? क्या क्वेश्चन पूछा गया 2017 में कि हाउ मेनी फ्रीडम्स आर गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 6। अगर आपको ऐसे भी पूछ दे कि बताओ इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, तो आप बता देना कि हाँ भैया ये तो है, ये वाले नहीं है। मैचता मैचिंग भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है? अब आर्टिकल 20 करते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 20 क्या कहता है कि मान लो आपने ना ये सब जो कर रहे हो, घूम रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उसके उस चक्कर में आपसे कोई गलती हो गई, आपने कोई क्राइम कर दिया, ठीक है? क्राइम कर दिया तो अब आपके पास क्या-क्या राइट्स हैं। देखो कितना ध्यान रखते हैं ये लोग। मतलब आपने क्राइम कर दिया है, फिर भी आपको राइट्स दे रहे हैं, ठीक है? अब कौन से राइट्स दे रहे हैं? पहला राइट 20 आर्टिकल 20 सब क्लॉज़ 1 में ये कहते हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ लगेगा। क्या इसका मतलब क्या है कि भैया जो भी जो भी मान लीजिए कि जब आपने कोई क्राइम किया, ठीक है? तब वो लॉ ही नहीं था। जैसे मान लीजिए मैंने 2015 में कोई क्राइम किया, कोई भी एक्स वाई जेड, लेकिन उस वक़्त उसका कोई लॉ नहीं था और अभी उसका जो लॉ बना है वो 2025 में बना है, ठीक है? आज से ये करना क्राइम हो गया, ठीक है? जैसे लेट्स सपोज़ जैसे अभी आपने देखा होगा इंस्टेंट कंट्रोवर्सी हुई थी ना, जोक्स, बहुत सारे समय रैना और जितने भी लोग थे, तो पहले मान लो जोक मारना, जोक यूज़ करना नहीं था एक अपराध, मान लो अभी हो गया इन लोगों की वजह से। तो क्या जिन लोगों ने जैसे इसको थोड़ा-सा फिर से रिफ्रेम करते हैं, ऐसा मान लीजिए समय रैना वाला जो केस हुआ, अगर आप लोग अगर अवेयर हैं तो जब उन्होंने ये सब चीज़ें करी, ठीक है? जो लेटेंट वो चला रहे थे, वो जिस तरह का ह्यूमर वहाँ पे चल रहा था, जो ह्यूमर उन्होंने करा, वो वाले ह्यूमर जब उन्होंने करा था तब कोई लॉ नहीं था। मान लो आज से 2, 4, 5 साल बाद ना एक लॉ बन जाता है कि कोई अगर जोक्स में इस तरह की बातें करेगा, अगर कोई इस तरह का डार्क ह्यूमर यूज़ करेगा, तो वो
उसको हम जेल में भेज देंगे, ठीक है, मतलब पनिशमेंट देंगे, ठीक है। तो दो समय रैना ने तो 2024 में या 2025 में करा है, तो क्या उनको भी पकड़ के वो सजा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो अगर आपने कोई क्राइम किया है और जब क्राइम किया है उस टाइम पे कोई लॉ है जिसको जो वो बताता है कि ये करना क्राइम होता है, तो ही तो उसको आपको सजा मिलेगी, अदरवाइज आपको सजा नहीं मिलेगी। वो पीछे के लोगों को पकड़ के नहीं ला सकते कि तुमने 10 साल पहले क्राइम किया था, इसका लॉ आज बना है, ठीक है। चलो, दूसरा क्या होता है? डबल जियोपार्डी। कहने का मतलब जिस चीज़ के लिए अगर आपने कुछ गलती करी है, आपको एक बार सज़ा मिल गई, तो आपको उसके लिए दोबारा सज़ा नहीं मिल सकती, ठीक है। तीसरा क्या है कि आप क्या नहीं, खुद को ही नहीं बोल सकते कि भैया हम ही दोषी हैं। आप खुद ही खुद के विटनेस नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन इंक्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि आप खुद ही कह रहे हो कि मैंने इसको मारा, नहीं, यू कैन नॉट डू इट। आप किसको ही होना चाहिए कि आप बताएं आपको कि हाँ भैया ये इन्होंने जब इनको मारा तो हम देख रहे थे इनको, ठीक है। सॉरी फॉर द नॉइज अगर आ रही हो तो। हाँ, एक्सेप्शन क्या है कि ये वाली जितनी भी प्रोटेक्शन है ना, केवल क्रिमिनल केसेस के लिए है। सिविल में क्या करेंगे भाई, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, नहीं, क्रिमिनल केसेस के लिए है, ये ध्यान रखिएगा, आ सकता है सवाल। आर्टिकल 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब इसके बाद ना जल्दी वो निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। शुरुआत वाले जो आर्टिकल्स है ना, जितने भी अभी तक हमने किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी धीरे धीरे करके क्या होंगे, लेस इंपॉर्टेंट वाले आएंगे, मैं बता दूंगी, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अभी पर्सनल लिबर्टी आपको याद हो तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, मेनका गांधी केस, ए के गोपालन केस, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि इंसान को अपना जीवन अपने अपनी इच्छा के अनुसार जैसे मन करे वैसे जीने का अधिकार है, ठीक है। कोई इंसान उसको उसका जीवन, उसको कहाँ क्या करना है, कैसे क्या करना है, उसको उसके लिए रोक नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें यही बात हो रही है। अब हुआ क्या, मैंने बताया था ना कि जैसे ऊपर वाले केस में ये एके गोपालन केस जो था, ये जो पर्सनल लिबर्टी थी ना, उसको बहुत नैरो, बहुत छोटे लेवल पे इंटरप्रेट किया था कि अच्छा पर्सनल लिबर्टी का मतलब तो ये होता होगा। लेकिन जब मेनका गांधी केस हुआ तो मेनका गांधी केस ने किया क्या कि इसको पूरी तरह से बहुत बड़े लेवल पे एक्सपैंड कर दिया, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि भैया बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल्स बताऊं, राइट टू, ऐसे तो बहुत सारे केसेस इन्वॉल्व है, लेकिन राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी आ जाएगा, राइट टू प्राइवेसी आ जाएगा, राइट टू शेल्टर आ जाएगा, राइट टू हेल्थ आ जाएगा, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट आ जाएगा, राइट टू स्पीडी ट्रायल आ जाएगा, मतलब जितना बोलना चाहो, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड आ जाएगा। मेनका गांधी वाले में यही प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। तो कहने का मतलब जितने भी ये सारे राइट 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 आप सुन रहे हो ना, प्राइवेसी का, एजुकेशन का, हेल्थ का, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस से ऐड हुआ है, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो याद रख सकते हैं, मतलब सवाल आते हैं, एक आक आते हैं। राइट टू प्राइवेसी जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पुट्टस्वामी वाला, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेनका गांधी भी केस इसी से इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने पूछा हुआ ना, राइट टू प्राइवेसी किसने इंक्लूड किया, इस केस के द्वारा इंक्लूड हुआ था, याद रखना। अभी मतलब यही याद रखना है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में आता है, राइट टू प्राइवेसी इस केस से ऐड हुआ था, बस, ओके। अब आर्टिकल 21A करते हैं। देखिए 21A पहले से नहीं था, जब भी आपको ए बी दिखे ना तो नहीं था, इन जनरली आप समझ लेना, बाद में ऐड हुआ है कायदे से। आर्टिकल 21 में ये हुआ कि इन्होंने बोला ना कि जितने भी 6 से 14 साल के बच्चे हैं सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। इसीलिए आपने देखा होगा सरकारी स्कूल होते हैं, मिडिल स्कूल तक होता है ना, जहाँ पे 6 से 14 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक वो पढ़ाते हैं, ठीक है। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को वो पढ़ाते हैं, ठीक है, फ्री में। वहाँ पे खाने वाने को भी देते हैं, जिसको हम खिचड़ी स्कूल कहते हैं, राइट। तो ये उन्होंने फंडामेंटल राइट बना दिया कि हर बच्चा इरिस्पेक्टिव ऑफ जो भी उसकी सिचुएशन है, वो सब लोगों का राइट है कि वो आराम से आके पढ़ सकता है, फ्री एजुकेशन ले सकता है। ये पहले से नहीं था, तो कब ऐड हुआ, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2002 से ऐड हुआ है। इससे एक और चीज़ ऐड हुई थी, अगर आप मुझे बता सके तो, मैंने आपको कल ही बताया था, 11th नंबर की जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है ना, वो ऐड हुई थी, ठीक है। जिसमें ये सेम बात की गई थी कि पेरेंट्स के लिए मैंडेटरी है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजना है, ये भी उनकी ड्यूटी है, ठीक है। तो याद रखना आर्टिकल 21A 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ है 2002 में, ओके। आर्टिकल 22 ये क्या है, मैं थोड़ा सा डिटेल में इसमें बता दूंगी आपको, यहाँ पे कम लिखा हुआ है। आर्टिकल 22 कहता है कि अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है,
या आपका डिटेंशन कर लिया जाता है, तो आपके पास क्या-क्या राइट्स हैं, ठीक है? अब देखो 2 तरह का होता है, अरेस्ट और डिटेंशन की अगर हम बात करें, तो 2 तरह का अरेस्ट का तो मतलब समझ गए ना, अरेस्ट हो जाओगे। डिटेंशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपको ना पुलिस आई, आपने कोई कांड कर दिया, पुलिस आई, आपको धर के लेके चली गई, ठीक है? तो आपके पास ये राइट है, उसको कहते हैं देखो 2 तरह के डिटेंशन होते हैं, एक तो होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्यूनिटिव डिटेंशन में अगर पुलिस आपको धर के लेके चली जाती है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भैया क्या प्रॉब्लम है? किस ग्राउंड पे हमको उठा के लेके जा रहे हो? वारंट कहाँ है तुम्हारा? ठीक है? आप अपने वकील को बुला सकते हैं और उनकी मजबूरी होती है प्यूनिटिव डिटेंशन में कि उनको 24 घंटा के अंदर-अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेज़ेंट करना ही पड़ेगा। उनको ये बताना ही पड़ेगा कि भैया आपको किस क्राइम के बेसिस पे आपने क्या कर दिया ऐसा जिसकी वज़ह से आपको उठाया गया है, ठीक है? दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि अभी ना आपने कोई कांड किया नहीं है, पर आप कांड कर सकते हो। सॉरी फॉर द कांड, आप कोई क्राइम कर सकते हो। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव का मतलब समझते हो ना, प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सब सुना होगा। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि अभी वो चीज़ हुई नहीं है, पर आप होने से उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, बचा रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है? तो आपको मान लीजिए खबर आया, जैसे मान लीजिए आप पुलिस ऑफिसर है, कल आप बन जाते हैं, सीबीआई वीबीआई में चले जाते हैं, आपको खबर आता है, या आईबी में चले जाते हो, आपको खबर आता है कि अरे ये जो बंदा है ना, ये कोई अटैक करने वाला है, या ये कुछ प्लान कर रहा है, ठीक है? या ये इस पे गोली चलाने वाला है। आपने क्या किया, बस आपको शक है, आपको कंफर्म नहीं, पर आपको लग रहा है कि कुछ कर सकता है। आपने क्या किया, गए, उसको उठाया और उसको रख दिया पुलिस कस्टडी में, ठीक है? और आराम से रखे रहे, देखा कि अच्छा ठीक है, सब कंट्रोल में, वैसे करके कहने का मतलब क्राइम होने से बचाने के लिए आपने क्या किया, उसको पहले से प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर उठा के रख लिया। इसमें आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्यों उठाया है। हाँ, ठीक है, अगर मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो बता दीजिए, लेकिन ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको मजिस्ट्रेट के पास भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है उसको, 3 महीने का टाइम होता है ऐसे तो, पर खैर डिटेल में नहीं जाएँगे। आपको क्या याद रखना है, आर्टिकल 20 में अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं, डिटेंड हो जाते हैं, तो आपके पास क्या-क्या राइट्स है। पहला प्यूनिटिव और दूसरा प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव में क्या होगा कि आप पूछ सकते हैं उनसे कि क्या-क्या बात, भाई क्यों उठाया है हमको, और वो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाएँगे। प्रिवेंटिव का मतलब क्या है कि किसी क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए वो आपको पहले से पुलिस कस्टडी में रख रहे हैं कि आप कोई क्राइम कर ना दें, ठीक है? चलो, अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में ये समझना है आपको, 2 ही आर्टिकल है, आर्टिकल 23 एंड 24। इसमें ये है कि 23 ये कहता है कि आप ना अ, जो होता है ना मानव तस्करी, कहने का मतलब आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे फ़िल्मों में या सावधान इंडिया में बहुत दिखाते थे कि ये क्या करते थे, लड़कियों को और बच्चों को उठा के सेडेटिव्स दे के उनको दूसरे कंट्रीज़ में ले जाके बेच देते थे। तो आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं, ये इल्लीगल है, ठीक है? और आप फ़ोर्स लेबर भी नहीं करा सकते, मतलब आप किसी को बिना पैसे दिए ज़बरदस्ती का काम कराए जा रहे हैं। इसमें आपको बेगर बेगर है ना, बेगर भी आता है, ठीक है? तो फ़ोर्स लेबर आप बिना ज़बरदस्ती के पैसे-वैसे बिना दिए आप उनसे काम-वाम नहीं करा सकते, ठीक है? 20 आर्टिकल 24 क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि भैया जो भी 14 साल से नीचे का बच्चा है ना, आप उसको हज़ार्डस जॉब में नहीं डाल सकते। इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 14 साल से नीचे के बच्चे को हज़ार्डस हज़ार्डस जॉब में नहीं डाल सकते। इसका मतलब क्या है, फैक्ट्रीज़ में वो काम नहीं कर सकते, माइन्स में काम नहीं कर सकते, जहाँ पे भी ना उनके मतलब खतरा हो बहुत, वहाँ पे वो काम नहीं कर सकते। 14 साल से नीचे के बच्चे, आप पूछोगे 14 साल से नीचे क्यों? क्योंकि देखो बहुत अलग-अलग स्थिति होती है। 14 साल से उसके ऊपर बहुत लोग काम करने लग जाते हैं, पर 14 से नीचे एकदम एकदम गैर कानूनी है, ठीक है? चलो, अच्छा, इसमें एक और सवाल आ सकता है कि अरे हमने तो देखा है 10-10 साल के बच्चे ढाबे पे काम करते हैं। अगेन, क्या ढाबा पे काम करना हज़ार्डस है? नहीं ना, तो वो कर सकते हैं उधर, लेकिन हज़ार्डस मतलब माइन वगैरह में नहीं कर सकते। ओके? चलो, अभी राइट टू रिलिजन ना, इतना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन है, वो उसका कोई लोड नहीं है, आप समझ लेना। देखो, इस ये इतना ज़्यादा नहीं आता, मतलब कभी-कभी आ जाए तो आ जाए, लेकिन पढ़ना है बहुत। देखो फंडामेंटल राइट में कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो अभी हम करते हैं राइट टू रिलिजन। राइट टू रिलीजन में आपको आर्टिकल 25, 26, 27, 28 याद करना है। 25 क्या कहता है कि आपके पास ना फ्रीडम है, आपके कॉन्साइंस का, आपके रिलीजन का। आपको जो रिलीजन मानना है मानो, भगवान में मानना है मानो, साइंस में मानना है मानो, जो करना है आपके पास फ्रीडम है, ठीक है? फिर आर्टिकल 26 क्या कहता है कि अच्छा अगर आप मान लो किसी रिलीजन में मानते हो और उसका कोई फेस्टिवल होता है या कुछ भी होता है, या
कोई कुछ भी होता है उससे रिलेटेड, आपके रिलीजियस अफेयर्स होते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आप रामनवमी में ये सब कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, आप मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है कि आपको ना अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, कि आप किसी को कहो कि तुम हिंदू बन जाओ या तुम क्रिश्चियन बन जाओ, उसके लिए आपको सरकार को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो टैक्स भी नहीं देना आपको अपने रिलीजन के प्रचार के लिए, ठीक है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 का कहना है कि अगर मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए कि आप ना, ओके, मान लीजिए कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आप सीबीएसई, स्टेट बोर्ड और बहुत जगह पे पढ़ते होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ना ऐसा होता होगा कि वहाँ पे कोई रिलीजन की बात ही नहीं करता। खैर ये लोग भी बहुत सारा प्रेयर करा देते हैं, जैसे आर्य स्कूल्स होते हैं ना, डीएवी होता है, तो वहाँ पे तो कराते हैं, लेकिन मोस्टली यही है कि अगर कोई सरकारी स्कूल है या सीबीएसई स्कूल है, कायदे से यही कहना है कि आप वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि आपको भगवान को मानना है, आपको अ, अल्लाह ताला को मानना है, इस तरह की बातें आप नहीं कर सकते वहाँ पे, ठीक है। तो अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये सब प्रोहिबिटेड है, फिर अगर वो स्टेट फंडेड है, सरकारी स्कूल की बात मोस्टली हो रही है, बाकियों को छोड़ दो। अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में आते हैं, पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, फंडामेंटल राइट में फॉर ग्रांटेड कुछ को भी नहीं लेना है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? जितनी भी माइनॉरिटी के इंटरेस्ट है ना, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। अभी क्या बात हो रही है, किसकी बात कर रहे हैं हम? देखो, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी का कोई भी माइनॉरिटी है, जिसका कोई कल्चर है अपना, ठीक है, हर जैसे ट्राइबल कल्चर कुछ है, कुछ होगा उनका अपना नियम कानून, ठीक है, कल्चर है किसी का, किसी की स्क्रिप्ट है, मैं अगर कोशिश करूँ आपको बताने की, मान लो कल्चर है, ठीक है, स्क्रिप्ट है, या फिर किसी का लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में फ़र्क होता है ना, बोलने वाला और लिखने वाला, ठीक है। तो इन सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप आर्टिकल 29 के अंदर आराम से। आपको इस चीज़ के लिए जो भी सरकार से जो चीज़ चाहिए होगी ना, वो भी आपको मिल जाएगा, ओके। तो ये आप कर सकते हो। अच्छा, माइनॉरिटी जो यहाँ पे बोली हुई ना, दो जगह पे माइनॉरिटी आपको बोली हुई, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये ध्यान रखना है, यूपीएससी में सवाल भी आया था कि माइनॉरिटी ना कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, पर हम माइनॉरिटी जब भी बोलते हैं तो हम क्या समझते हैं? अगर मैं बताना चाहूँ, माइनॉरिटी अगर जब भी कहते हैं ना, तो हम दो तरह की माइनॉरिटी समझते हैं। पहला, अच्छा, ठीक है, हम पहला समझते हैं रिलीजियस माइनॉरिटी, ठीक है, जो रिलीजन के हिसाब से कम है, और दूसरा लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है। कहने का मतलब, अगर आप रिलीजन के हिसाब से माइनॉरिटी में आते हैं या लैंग्वेज के हिसाब से माइनॉरिटी में आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मदरसा होते हैं, मदरसा देखा है ना आपने, तो वो आर्टिकल 30 के अंदर अपने इंस्ट्रक्शन देने के लिए, अपनी माइनॉरिटी के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप खोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन, हिंदूज आर नॉट इन माइनॉरिटी, दे आर इन मेजोरिटी, तो दे कैन नॉट ओपन अ स्कूल एंड भाई वो उसका नहीं दे सकते, ठीक है। चलो, अब जो हम सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पे आए हैं इस पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट का, विच इज़ आर्टिकल 32। क्यों कह रही हूँ मैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप यहीं पे देख सकते हैं कि इसको क्या बोला गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा है? डॉक्टर अंबेडकर ने, ओके। तो हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि भाई, ये ना हो तो फिर कोई पॉइंट नहीं है फंडामेंटल राइट्स का। मान लीजिए आपने किसी को राइट दे दिया, पर उसको ये बताया ही नहीं कि अगर कोई तुमको, जो तुमने राइट मिली है तुमको, अगर कोई तुम्हारी ये राइट छीनना चाहे तो तुम क्या करोगे? तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। फायदा क्या? कोई भी आएगा छीन लेगा उसके राइट्स। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आर्टिकल 32 का होना, विच इज़ जहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अब कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ और क्यों है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल राइट मिले लोगों को, इन्फोर्स कर पाए हम, कि जो लोग वायलेट कर रहे हो ना उनको पनिशमेंट दे पाए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बनाई गई। तो आपको पता होगा कि रिट्स होते हैं, रिट्स 5 तरह के होते हैं, ठीक है। देखो, इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। अगर मैं अच्छे से नहीं समझाऊंगी ना, आपको याद नहीं होगा, ठीक है। फिर मैं आपको याद भी कराऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको समझाती हूँ। पहला, हेबियस कॉर्पस। हेबियस, सबको आपको लगेगा सब एक ही जैसा है, ठीक है, लेकिन एक जैसा नहीं है। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है, हेबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है कि ये कहते हैं कि भैया प्रोड्यूस द बॉडी, या फिर ब्रिंग द बॉडी बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने उस बंदे को लाके खड़ा करो, ठीक है। ये वो कहते हैं हेबियस कॉर्पस में। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है,
ठीक है? उसको पुलिस या कोई उठा के लेके चला गया है, ठीक है? कोई भी उठा के लेके जा सकता है, पुलिस भी लेके जा सकती है और आपको वो मिल नहीं रहा है या फिर पुलिस की कस्टडी में है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट, कोई बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गए, हेबियस कॉर्पस का रिट यूज़ करते हुए आपने पूछा कि सर आप पूछिए पुलिस वालों से कि कहाँ है भई मेरा दोस्त, ठीक है? या पुलिस वालों को बोलिए मेरे दोस्त को ढूँढे, वो गायब है 24 घंटे से ज़्यादा से या 2 दिन से ज़्यादा से, समझ रहे हो? तो हेबियस कॉर्पस में आप क्या करते हो, आप उनको कहते हो कि जो मेरा दोस्त है या जो पर्सन है उसको आप कोर्ट के सामने लाके खड़ा करो, ठीक है? तो फिर पुलिस और जो भी है वो उसको मजबूर हो जाते हैं, वो उनको लाना ही पड़ता है। अगर उनकी कस्टडी में तो खुद लेके आ जाएँगे, अगर वो कहीं इधर-उधर खो गए तो उनको ढूँढ के लाएँगे, ठीक है? ज़िंदा या मुर्दा उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर उनको लाना है, ठीक है? ये याद रखना। हेबियस कॉर्पस याद हो गया, प्रोड्यूस द बॉडी। अब मेंडामस की बात करते हैं। मेंडामस से क्या याद रखोगे? मेंडामस का मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड का मतलब क्या होता है कि देखो सिंपल, हम ना किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई हम तुमको ये कमांड कर रहे हैं, हम तुमको ऑर्डर दे रहे हैं, ये तुम्हारा जो काम है ना, जो तुम्हारी जो लीगल ड्यूटी है उसको फॉलो करो। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आप एसएससी आपने एग्जाम दिया, आपका सिलेक्शन, आपने पेपर क्लियर कर लिया, ठीक है? आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कराया और सब कुछ हो गया आपका, एवरीथिंग इज डन, जो भी उन्होंने आपको बोला, पर वो आपका अपॉइंटमेंट लेटर ही इशू ना करे, ठीक है? अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं करेंगे तो आप डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, मतलब आपकी जॉब नहीं लगी। आपने पेपर क्लियर किया, सारी फॉर्मेलिटी पूरी की, लेकिन आपको क्या कर रहे हैं, आपको तो अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं दे रहे जिससे कि आप जॉब ज्वाइन कर पाए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये आपका राइट है। वो क्या करेंगे, मेंडामस को यूज करेंगे, मेंडामस फाइल करोगे आप, तो वो मेंडामस को यूज करते हुए क्या बोलेंगे, जिस भी मान लीजिए एसएससी को बोलेंगे या जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसको बोलेंगे कि अरे भाई, जब इसने एग्जाम दिया, पेपर निकाला, इसने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी, तो तुम इसको अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं दे रहे हो? तुम दो इसको जल्द से जल्द, ठीक है? वो उसको बोलेंगे ये तुम्हारा ड्यूटी है, तुमने इसको परफॉर्म करना ही करना है, ठीक है? क्लियर? तो हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी, कैसे भी, ठीक है? आपको लाके खड़ा करना है उसको कोर्ट के सामने। मेंडामस का मतलब होता है कि वी कमांड, हम ऑर्डर दे रहे हैं, कोर्ट उनको ऑर्डर दे रहा है कि तुम भैया अपनी जो ड्यूटी है उसको पूरी तरह से निभाओ अच्छी तरीके से, ठीक है? अब प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन, है ना, हमने सुना है ना, प्रोहिबिट करना, किसी को रोकना। प्रोहिबिशन का सिंपल मतलब टू फॉरबिड या रोकना। मान लीजिए कैसे समझाऊँ? ओके, एक कंपनी है, कंपनी में क्या हुआ, आपने ना बहुत सारे आपके एम्प्लॉइज़ हैं, हर एक एम्प्लॉयी का एक जॉब रोल है, ठीक है? जो सबसे नीचे लेयर का एक इंटर्न आया है, ठीक है? वो क्या कर रहा है, वो दादागिरी कर रहा है। दादागिरी कर रहा है मतलब कि वो अपने अपने आप को होशियार समझ रहा है। ऑल्दो वो तो इंटर्न है, वो तो परमानेंट एम्प्लॉयी भी नहीं है, तो सबकी अपनी एक पोजीशन है। तो कहने का मतलब अगर कोई इंसान अपनी जो क्या कहते हैं उसको, जो उनकी लिमिट है ना, उससे अगर कोई बाहर जाने की कोशिश करे, अपने पावर से बाहर जाने की कोशिश करे, तो हम उनको रोक सकते हैं। ठीक है? ये तो मैं आपको प्राइवेट एंटिटी का एग्ज़ाम्पल देके बता रही थी, पर मोस्टली आप ये समझ लो कि मान लीजिए कोई भी है, अ, जो जो भी कुछ भी हैंडल कर रहा है, अगर वो अपने लिमिट से बाहर जा रहा है, जैसे कोई ट्रिब्यूनल हो गया, लोअर केसेस कोर्ट्स हो गए, अगर उनको पता है कि वो ये वाला रिट यूज़ नहीं कर सकते या ये नहीं कर सकते, वो इस तरह का फैसला नहीं दे सकते, वो फिर भी अगर वो ये सबको इग्नोर करते हुए उस तरह का फैसला देते हैं, तो क्या कहेगी सुप्रीम कोर्ट? प्रोहिबिशन जारी करते हुए क्या कहेगी, भैया कि तुम ये किस अथॉरिटी से कर रहे हो? रुक जाओ, ठीक है? तुम्हारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि तुम ये कर पाओ, ठीक है? तो मैं क्या बार-बार रिवाइज़ करेंगे, हेबियस कॉर्पस, प्रोड्यूस द बॉडी, फिर मेंडाबस, वी कमांड, इसका मतलब कि हम तुमको ऑर्डर दे रहे हैं, फिर प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, हम तुमको रोक रहे हैं कि क्या भैया कि तुम्हारी उतनी अभी पावर नहीं है, तो तुम ये सब मत करो, ठीक है? सर्शियरी पे आते हैं, सर्शियरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्शियरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? देखो, बहुत सिंपल तरीके से समझना। मान लीजिए एसएससी है, ठीक है? एसएससी क्या करती है, एग्ज़ाम लेती है और आपको ना, या एसएससी छोड़ो, ओके, अम, ठीक है, आप ना एक एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम सेंटर में कुछ होता है, आप उनकी अथॉरिटीज़ के खिलाफ कंप्लेन करते हैं कि ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत हो रही है। वो क्या करते हैं, आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, राइट? जब वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं ना, और आप जाते हैं लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट आपको कहता है कि नहीं, नहीं आप तो डिस्क्वालीफाइड ही हैं, आपकी ही गलती है, ठीक है? जब वो कह देते हैं आपकी ही गलती है,
तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और कहते हैं कि आप सर्च्योररी यूज़ कीजिए और ये बताइए, ये जो नीचे वाले कोर्ट ने फैसला लिया है ना, लोअर कोर्ट ने हमारे लिए फैसला लिया और कहा है कि हम डिस्क्वालीफाइड ही रहेंगे, हमारी ही गलती है, तो उनको आप बताइए कि नहीं, आप एक बार फिर से सुनवाई कीजिए। जो कहते हैं ना हम री अपील करेंगे, अगर हम लोअर कोर्ट में हार गए तो यही होता है, ठीक है? कोई भी मुद्दा है, अगर लोअर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है और हम उसको कैंसल करके, ठीक है, वो जो उन्होंने डिसीजन लिया वो इलीगल है, उसको कैंसल करके हमको फिर से सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को रिव्यू करके एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचेगा, तो उस चीज़ को कैंसल करने को, क्वैश करने को, उस ऑर्डर को क्वैश करने को हम कहते हैं कि भैया सर्शियरी टू बी सर्टिफाइड, ये सर्टिफाई किया जाता है कि आपने जो किया था ना, जो डिसीजन लिया था उसको क्वैश कर देते हैं हम, ठीक है? ध्यान देना। चलो, कोवेरेंटो, कोवेरेंटो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो पूरी रिट ही इंपॉर्टेंट है, कोवेरेंटो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ा ट्रिकी सवाल आता है, और जब पीवाईक्यूज आप करेंगे तो आप कोवेरेंटो का सवाल भी करेंगे और आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? देखो, कोवेरेंटो क्या बोलता है आपको कि आप ना, जैसे मान लो एग्जाम्पल, आप आप ना एक ऑफिस में गए, ठीक है? ऑफिस में जाने के बाद ना आपको पता है कि आप और आपका दोस्त ऑफिस ज्वाइन करता है, आपको पता है कि जब तक आप 4 साल जॉब नहीं करेंगे ना, तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, ठीक है? आपने तो मान लीजिए 4 साल पहले ज्वाइन किया, अब आपका 4 साल होने वाला है, जो भी है, आप ऑफिस में हैं, आप 2-3 साल से काम कर रहे हैं, आपका दोस्त 6 महीने पहले आया है, ठीक है? आपको पता है कि जब तक प्रमोशन कब तक नहीं होगी, जब तक उसकी क्या नहीं होनी, उसका 4 साल काम करने का पूरा नहीं होना। तो वो क्या होता है, 6 महीने के अंदर अंदर ही उसको प्रमोशन दे दी जाती है, ठीक है? प्रमोशन मिल गई उसको। आपने सोचा ये कैसे हो सकता है भाई, ये तो लॉ के खिलाफ है। तो आपने क्या किया, आपने अपनी अपील फाइल करी को वारंटो के अंदर। तो क्या पूछा सुप्रीम कोर्ट ने उनसे, भैया ये बता दो कि तुमने ये, तुम क्वालिफाइड कैसे हो, तुम्हारी तो क्वालिफिकेशन नहीं है ना, तुमने तो 4 साल काम नहीं किया ना, तो तुम उस ऑफिस में बैठे कैसे हो, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है? ये वो पूछते हैं। तो कोवरेंटो में क्या पूछते हैं, बाय व्हाट अथॉरिटी, कि अगर इनलीगली कोई कुछ भी, कोई पब्लिक ऑफिस को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है, प्रमोशन हो जाता है, वो क्वालिफाई नहीं कर रहा प्रमोशन के लिए, लेकिन फिर भी वो क्वालिफाई करके प्रमोट हो जाता है, तो आप कोवरेंटो यूज करके क्या कर सकते हैं, उनको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया किस अथॉरिटी से तुम उस पोजीशन पे, उस कुर्सी पे बैठे हो, ठीक है? अच्छा, कोवरेंटो ना, अच्छा, ये जितनी भी बातें हुई है ना, ये जिनके साथ हुआ है वो कर सकते हैं, कोवेरेंटो कोई भी कर सकता है, आपसे लेना देना हो नहीं हो, कोवेरेंटो कोई भी फाइल कर सकता है, ठीक है? बस आपको लग रहा है ये तो कुछ तो कांड हुआ है, ठीक है? चलो, आपको क्या याद रखना है, अब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है ना याद रखने वाली बात, मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, ये पांचों तो रटना ही रटना है, साथ के साथ आपको यह याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल, यहाँ पे नहीं बताया मैंने, ठीक है, मैं बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ये वाला रिट जुरिस्डिक्शन यूज करता है, ठीक है? लेकिन हाई कोर्ट जो है वो 226 के अंदर यूज करता है, ठीक है? आई होप याद रहेगा। रिट जुरिस्डिक्शन की बात की जाए, रिट की बात की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, आर्टिकल 32 यूज होगा, अगर हाई कोर्ट के पास जाएंगे तो 226 यूज होगा, ठीक है? ध्यान देना आप। हाँ, इससे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधा सीधा आता है, मतलब एडीएम जबलपुर तो बहुत बार आ चुका है, ठीक है? एडीएम जबलपुर वाले केस में ये याद रखना है आपको कि ये केस सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी से रिलेटेड है, कहने का मतलब इमरजेंसी अगर लगती है तो आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे कि नहीं होंगे, कौन से नहीं होंगे, ठीक है? तो ये सवाल आता है, ध्यान रख लेना। ओके, सवाल देख लो, विच रिट क्वेश्चन इलीगल डिटेंशन, बताओ इलीगल डिटेंशन को कौन सा रिट क्वेश्चन करता है, किसी को बिना गलत तरीके से उठा लिया गया है, तो आप कोर्ट में पूछेंगे ना कि भैया पुलिस ने उठा लिया, किसी को अरेस्ट कर लिया, क्यों अरेस्ट किया भैया, तो ये हेबियस कॉर्पस यूज करके पूछेंगे कि मेरे इस बॉडी को ले आओ टू प्रोड्यूस द बॉडी। फिर हु कॉल्ड आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल, डॉक्टर अम्बेडकर, याद रखना है, ठीक है? चलो, अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया, डोंट वरी। आई नो जब लंबी क्लास होती है तो बहुत परेशानी होती है कि भाई कितना बिठा रही है, लेकिन देखिए, अगर आपको पढ़ना है ना तो थोड़ा सा ये रिटेंशन स्पैन वाला जो आप लोगों का कम हो रखा है उसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। पढ़ाई बैठ के ही होती है, 2-3 घंटे का कैसे बैठोगे, 2 घंटे का एग्जाम होता है मेंस, ठीक है? चलो, देखो इसका वेटेज तो बहुत लो है, आता नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कवर करना चाहती थी कि पता नहीं किसी दिन उनका मूड खराब हुआ, आर्टिकल 35 पूछ दिया, हु नोज, है तो फंडामेंटल राइट ही ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको वैल्यू देंगे। देखो, आर्टिकल 33 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट के पास
पावर है कि वो आर्म्ड फोर्सेस और जो भी इंटेलिजेंस में है या अलग अलग जगहों पे पुलिस में है, उनकी फंडामेंटल राइट को वो मॉडिफाई कर सकता है या स्नैच कर सकता है। इसका मतलब क्या, मान लीजिए आपके पास फंडामेंटल राइट है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, आप कुछ भी बोल सकते हैं, पर आप इंटेलिजेंस में है ना, आईबी में काम करते हैं, तो अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो क्या होगा, वो देश के हित में तो नहीं होगा ना। आपने कोई इन्फॉर्मेशन दे दी जिसको यूज करके पाकिस्तान ने अटैक कर दिया या किसी अदर कंट्री ने अटैक कर दिया, तो फिर वो तो संभव नहीं है, आपको तो बहुत सारी इंटरनल बातें पता होती है, तो आपके लिए रूल्स अलग हैं। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट रिवाइज कर सकती है आर्म्ड फोर्सेस के लिए और जितने भी इस तरह के होते हैं। ठीक है, दूसरा आर्टिकल 34 क्या कहता है कि अगर मार्शल लॉ लगा हो, ठीक है, अगर मार्शल लॉ लगा हो तो आपको फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी एरिया में मार्शल लॉ लग गया जहाँ पे आर्मी का रूल लगा हुआ है, तो वहाँ पे आप ऐसे सोचेंगे कि आपके पास सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, नहीं, वहाँ पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। आर्टिकल 34 इसकी बात करता है। आर्टिकल 35 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जो भी कॉमन टॉपिक्स है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो पूरे ओवरऑल इंडिया को इफेक्ट करेंगे, उस पर लॉज बनाए फंडामेंटल राइट के, वो टॉपिक्स जो सबसे एसोसिएटेड है, स्टेट सेंटर सबसे एसोसिएटेड है, उस पर रूल बनाने का अधिकार केवल पार्लियामेंट के पास है। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए राइट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपने कर दिया, आपने कहा कि अगर कोई किसी के साथ छुआछूत करेगा ना, हम उसको ये पनिशमेंट देंगे। मान लीजिए बिहार में कोई छुआछूत करने से कुछ और पनिशमेंट मिलती है, झारखंड में कुछ और मिलती है, यूपी में कुछ और पंजाब में कुछ और, तो इसमें तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी ना। तो इसीलिए उस पार्लियामेंट ने क्या बोला, पूरी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, पूरे ओवरऑल इंडिया में कोई छुआछूत नहीं करेगा, अगर कोई छुआछूत करेगा तो हम सबके लिए एक नियम बनाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, अगर कोई महाराजा यूज करेगा तो हम उसको क्या पनिशमेंट देंगे, उस सब जगह, चाहे वो कोई तमिलनाडु में क्यों ना बैठा हो और कुछ यूज कर रहा हो ऐसा टाइटल, तो हम उसका भी डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट रूल बनाती है, याद रखना। ओके, अब बस केसेस करने हैं अपन को, एंड देन आई थिंक वी इट विल बी ओवर। चलो, और फिर मैं थोड़ा सा एकदम क्विकली 2 मिनट में रिवाइज करा दूंगी। हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट के केसेस जितने भी आर्टिकल 32 से रिलेटेड और जो भी हैं, वो सब आपने याद करने हैं। आर्टिकल 32 नहीं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको ए के गोपालन केस याद करना है। ए के गोपालन केस में क्या याद करना है, ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड, आर्टिकल 21 से रिलेटेड, और मैंने 2-3 बार बताया कि इसने क्या किया था, बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था, बहुत छोटे तरीके से राइट टू प्राइवेसी, जो पर्सनल लिबर्टी है ना, उसको बहुत छोटे तरीके से ही आका था, बहुत इन डिटेल नहीं गए थे ये। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ की बात की थी। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि लॉ के थ्रू जो तरीका बताया जाता है ना, कि ये लॉ में बताया गया कि आपको पहले स्टेप 1 ये फॉलो करना है, स्टेप 2 ये फॉलो करना है, उस तरह की कोई चीज़। ठीक है, मोस्टली आपको ये याद रखना है, नैरो इंटरप्रिटेशन था आर्टिकल 21 का। फिर मेनका गांधी केस ने क्या किया, ये आर्टिकल 21 को बहुत एक्सपैंड कर दिया, हर तरह की चीज़ों को यूज़ कर लिया। आपको ड्यू प्रोसेस और ना प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ कहीं आएगा तो मैं समझा दूंगी, पर यहाँ पे अगर फिर और बहुत एक्सपैंडेड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है कि, ठीक है बता देती हूँ थोड़ा सा। देखिए, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए आपने रूल बनाया एक, उस रूल में जैसा जैसा आपने स्टेप लिख दिया ना, केवल वही वही स्टेप फॉलो करेंगे आप कुछ भी अपने दिमाग नहीं लगाएंगे, आप एक्स्ट्रा नहीं सोचेंगे। ठीक है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है, वो कहते हैं भैया जो हमने लॉ बनाया है वो तो इंसानों के लिए ही बनाया है ना, इंसानों ने ही तो बनाया है, हमें तो मदद करनी है ना एट द एंड, हमें तो चाहिए ना कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो हम इतने रिजिड क्यों है, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि भाई एक बार ही बना दिया तो बना दिया, हम थोड़ी ना इसको बदलेंगे, तो ऐसा हम क्यों सोच रहे हैं। ऐसा ना सोच के हम एक बार इसको अच्छे से, मतलब आराम से डिस्कस करते हैं, हम लॉ के बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हम लॉ को थोड़ा एक्सपैंड भी कर सकते हैं, ये कहते हैं सिंपल। ठीक है, तो मेनका गांधी वाले केस में राइट टू ट्रैवल ऐड हुआ था, आर्टिकल 21 याद रखना। केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन याद हुआ था, इन्होंने बस ये क्या बोला था कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर को यूज कीजिए, फंडामेंटल राइट को अमेंड तो कर सकते हैं पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, एडीएम जबलपुर वाले में क्या हुआ था कि फंडामेंटल राइट इमरजेंसी के ड्यूरिंग में सस्पेंड की जा सकती है, लेकिन उसको बाद में ओवररूल कर दिया गया, पर सवाल आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, हाँ, मतलब रिस्क नहीं ले सकते, जो आते हैं मैं कवर कराना चाहती हूँ। हाँ, नवतेज सिंह जौहर वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी बहुत हाल का है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने एक फिल्म देखी है, शुभ मंगल ज्यादा सावधान, आई थिंक, हाँ, शुभ मंगल ज्यादा सावधान। तो उसमें क्या था, होमोसेक्सुअलिटी पे एक केस फिल्म बनी थी, जिसमें शायद आयुष्मान खुराना है और जीतू भैया है। ठीक है, तो ये दोनों लोग हैं, उसमें ये फिल्म बनी थी कि भाई होमोसेक्सुअलिटी मतलब
पता है ना आपको क्या होता है, ठीक है, कोई लोड नहीं है। तो होमोसेक्सुअलिटी पे पहले था कि होमोसेक्सुअलिटी इलीगल तो नहीं है, क्रिमिनलाइज्ड पहले था, कि जो भी होमोसेक्सुअल्स होते थे उसको क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन आफ्टर दिस केस नवतेज सिंह जौहर वाले केस 2018 के बाद ये स्टैब्लिश किया गया कि नहीं, होमोसेक्सुअल होना कोई क्राइम नहीं है, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी इज नॉर्मल, वो लोग हो सकते हैं, ठीक है। पहले इंडिया में उसको क्राइम माना जाता था अगर आप होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स में हैं या किसी को पता चल जाए, पर अब क्या है, ये डीक्रिमिनलाइज्ड है, होमोसेक्सुअल्स होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सरकार की नज़र में तो नहीं है। उसी तरह से जैसे मैंने बताया कि जो प्रोस्टिट्यूशन का जो काम है या सेक्स वर्क जो है वो भी ऑक्यूपेशन में आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो बता दिया है, लेकिन हमारा समाज कब एक्सेप्ट करेगा वो तो अलग बात है। खैर, उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, अभी ना एक बार एक छोटा सा डीपीएसपी तो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को कंपैरिजन में पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया, उससे काम हो जाएगा। फंडामेंटल राइट का मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, जस्टिशिएबल है, कोर्ट जा सकते हो। अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट करेगा, आप सीधे कोर्ट चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डीपीएसपी अगर कोई वॉयलेट करता है तो आप जा नहीं सकते कोर्ट, नॉन जस्टिशिएबल है, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या करता है, हर एक इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है कि हाँ, आपका अधिकार ना छीना जाए, आप पूरी तरह से ग्रो कर पाए, आपको राइट्स मिलने चाहिए ना, तो ये फंडामेंटल है जीने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो आपके इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स बनाया गया है। बल्कि डीपीएसपी क्यों है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है। मैंने आपको कल बताया था कि डीपीएसपी में क्या क्या होता है, कि भाई मैटरनिटी बेनिफिट होते हैं, फ्री लीगल एड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे क्या हो कि समाज का भला हो सके। ये इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश करते हैं, वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कराने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ था कि भाई फंडामेंटल राइट बड़ा है या डीपीएसपी ज़्यादा पावरफुल है, तो ये डिसाइड हुआ कि नहीं भैया, फंडामेंटल राइट हमेशा जीतेगा ओवर डीपीएसपी, ठीक है। पर हाँ, दोनों का साथ साथ में चलना, बेड रॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है फंडामेंटल और डीपीएसपी को टुगेदर, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और जब भी कंपटीशन की बात आएगी, जब भी लड़ाई की बात आएगी, फंडामेंटल राइट विल ऑलवेज विन, ठीक है। डन। अभी अमेंडमेंट्स कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड अमेंडमेंट कौन कौन से हुए, और फिर देन बस लास्ट ही हो गया। अमेंडमेंट्स, पहला अमेंडमेंट हुआ जिसमें क्या बोला उन्होंने कि आर्टिकल 19 में जो भी राइट्स आपको मिले हैं, आप उसको, जो भी आपने पढ़े थे ना 6 सब क्लॉजेस, वो एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है कि आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है आपके पास, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल सकते, वो ऐड किया गया। आर्टिकल 24 में क्या, सॉरी, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या ऐड किया गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। 42nd, हाँ ये ध्यान देना है आपको, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स सबॉर्डिनेट टू डीपीएसपी। कहने का मतलब, देखो ध्यान से समझना, पहले 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बोला गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, ठीक है, डन। फिर 73 हुआ होगा, 1973 केशवानंद भारती केस आया होगा, उन्होंने बोला होगा कि हाँ भैया करिए, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन क्या करना है, आपने बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छूना है, ठीक है। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और उन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट जो है ना, वो तो डीपीएसपी के अंडर आता है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, मतलब यही लड़ाई चल रही थी कि फंडामेंटल राइट इंपॉर्टेंट है कि डीपीएसपी, जो भी आपने ऊपर पढ़ा ना कि फंडामेंटल राइट जीतेगा जब भी लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है, कि कौन बड़ा है। तो इस चीज़ को क्या हुआ, ये उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बोला था, लेकिन बाद में मिनर्वा मिल जब केस हुआ तो उसमें ये बताया गया कि फंडामेंटल राइट विल ऑलवेज प्रिवेल, ऑलवेज प्रिवेल, ठीक है, जब भी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की बात होगी। 44 में क्या बोला गया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको रिमूव कर दिया गया। मैंने अभी क्या बताया था, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में थी, उसको अपने फंडामेंटल राइट से रिमूव करके लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A के अंडर में, ठीक है, याद रखना। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड है आर्टिकल 21 और 21A, और ठीक है, आर्टिकल, सॉरी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्टिकल 21A ऐड हुआ है जिसमें राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया है, ठीक है, ये ध्यान दे दिया आपने। लिंकेजेस जो मैंने आपको बताया था ना कि आर्टिकल 14, 19, 21 मिलके गोल्डन ट्रायंगल बनता है, मैंने ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए डाल दिया, ऑल्दो अगर आप नहीं भी ध्यान देंगे तो चलेगा, ठीक है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 और 16 का सब क्लॉज 4 दोनों ही क्या करता है, रिजर्वेशन की बात करता है, SC ST OBC की। तो देख सकते हो, ध्यान देना कि 15 में भी रिजर्वेशन की बात की गई है, 16 में भी रिजर्वेशन की बात की गई है। अभी सस्पेंशन थोड़ा सा समझ लो,
मैंने बताया था ना आपको, कल बताया था कि जब कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो वो बार बार आता है। तो नेशनल इमरजेंसी तो इंपॉर्टेंट है, आपको दिख ही गया। मैं 4 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, 4 में कहीं ना कहीं आया ही आया है। ठीक है, प्रेम्बल छोड़ के सब में आया है। हाँ, तो अभी ना इसको करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो सस्पेंड होंगे क्या? तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, हो जाएंगे। कब? केवल नेशनल इमरजेंसी लगने पे। लेकिन तब भी क्या नहीं होगा? आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि नेशनल इमरजेंसी लगती है, फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन कौन से आर्टिकल जो हैं, 2 आर्टिकल जो सस्पेंड नहीं होंगे, आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होंगे। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको समझाया था कि अगर वॉर हो जाए, ठीक है, अगर आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, ठीक है, या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, यही 3 केसेस है जहां पे अगर ऐसा कुछ होता है तो ही नेशनल इमरजेंसी मानी जाएगी अंडर आर्टिकल 352। ये ध्यान रखना है आपने। ये बोल, सॉरी 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 गाइस, वो मेरा पेन। हाँ, ओके, यस, ठीक है। तो ये आपने याद रख लिया। फिर आपने याद रखना है ये आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के लिए लिखी हुई है। केवल और केवल नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकता है। आर्टिकल 19 बिल्कुल एकदम ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, इमरजेंसी जैसी आएगी, क्योंकि भैया आपके यहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई है, आप यहाँ पे स्पीच दे रहे हैं, वही स्पीच का फायदा उठा के दूसरी कंट्री वाले सुन नहीं लेंगे, है ना, और उस चीज़ को यूज़ करेंगे कि अभी हमारा इंडिया ये करने वाला है, वो करने वाला है। तो इससे होगा क्या? उनको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो हमारे खिलाफ यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है कि अगर, हाँ मैंने ये बता दिया है ऑलरेडी कि आर्टिकल 20 और 21 नहीं जाता है। ठीक है, बस हो गया। अब हाँ खत्म हो गया, अब कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। अब अगर सोर्सेज की बात करें, अच्छा सोर्सेज की बात करने से पहले ना मैं आपको एक बार क्विकली रिवाइज करा देती हूँ क्या क्या याद रखना है। पहला, आपने क्या याद रखना है कि भैया बेसिक कौन से पार्ट में आता है, क्या आता है, कौन से आर्टिकल के बीच में है, जस्टिसेबल है कि नहीं है, कहाँ से उठाया है हमने फंडामेंटल राइट्स। फिर क्या याद रखना है कि आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू याद रखना है, 14 में इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट जो 2 तरह के होते हैं वो याद रखना है, 15 16 डिस्क्रिमिनेशन रिजर्वेशन की बात हो रही है वो याद रखेंगे, 17 में अनटचेबिलिटी। ठीक है, इस तरह से याद रखते जाएंगे। 19 के याद रखेंगे, छियो के छियो फ्रीडम सामरो करके याद कराया था, SAAMRO, ऐसे याद रखना है। फिर आर्टिकल देखो 20 हो तो देख लेना, पर थोड़ा सा देख सकते हो, पर 21 इज मस्ट, 21 एकदम रटना है। सारे केसेस याद करने हैं। आर्टिकल 21A जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, वो याद रखना है। आर्टिकल 32 विच इज रिट जुरिस्डिक्शन, रिट के बारे में जो 5 रिट्स हैं बार बार पढ़ना है, बार बार याद करना है। फिर ये भी याद करना है कि भैया हार्ट एंड सोल किसने कहा था, जितने भी अमेंडमेंट्स हुए वो याद करना है, केसेस तो मैंने बता ही दिया, बस इतना ही याद करना है। बार बार इस चीज़ को आप रिवाइज करोगे, सच में बता रही हूँ, इतना अच्छे से कंठस्थ हो जाएगा। पढ़ना चाहो तो बेस्ट चीज़ है लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो, पर ज़रूरत नहीं है। आप लक्ष्मीकांत में इतनी मोटी 34-35 पेज की एकदम डीपली लिखी हुई पूरी बात पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन लिखी हुई। ये शायद मैंने 1 2 3 4 और 5 और 6, आई थिंक 6 या 7 पेज में पूरा खत्म करा दिया। जो 7 पेज में आपने लिखा है ना, वो वहाँ पे 34 पेज में मिलेगा आपको। ठीक है, और इवन ज़्यादा ही। ठीक है, तो 7 पेज में उसका क्रक्स, पर कुछ छोटा नहीं है, कुछ भी वो है नहीं, उसको आप वैसे भी याद नहीं रख पाओगे, पर उसका जितना भी डेटा इंपॉर्टेंट था वो सब हमने हम लेके आ गए ऑलरेडी यहाँ पे। तो आप इस नोट से पढ़ लो, उससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, अगर आपको ओरिजिनल बुक पढ़ना हो तो आई ऑलवेज गिव यू द सोर्स, लक्ष्मीकांत देख सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मैंने हमेशा बताया है कि अगर आपने सिर्फ ये पढ़ लिया, लेक्चर देख ली, वो कभी काम नहीं आएगा, कभी फायदा नहीं होगा, कभी याद नहीं कर पाओगे। कैसे याद कर पाओगे? लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स पढ़ना है, खुद से लाइन बाय लाइन पढ़ना है, याद करना है कि मैंने क्या बोला था उस वक्त, क्या कहानी बताई थी आपको, क्या आपने कनेक्ट किया था उस वक्त, वो याद करना है आपको। नोट्स पढ़ के समझना ही समझना है। फिर आपने क्विज करने, क्विज या फिर टॉपिक वाइज सवाल लगाने। टॉपिक वाइज सवाल लगाने के लिए सबसे पहले तो आप ये एक्टिव रिकॉल वाले सवाल लगाओ। ठीक है, कि भैया इसमें साफ साफ पूछा गया कि बताओ कि स्टेट कौन से आर्टिकल में, बता दो भैया 12 में है। ठीक है, ये डॉक्ट्रिन, विच डॉक्ट्रिन प्रिवेंट्स पार्लियामेंट फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, पता है ना आपको, केसवानंद भारती केस। इस तरह से ये पे व्हाट हैपेंस टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज दैट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने बोला था ना उसको टेम्परली ऐसे कर देते कि हाँ भैया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उनके साथ वो कुछ नहीं करेंगे, उसको हम नल एंड वॉइड बता देते हैं। अगर
छोटे से पार्ट को होता है, अगर नहीं होता है तो हम उसको छोड़ देते हैं टेम्परली इनऑपरेटिव करके। तो ये सारे सवाल खुद से करोगे ना, आपको याद होगा। आर्टिकल 12-13 पे सवाल, और सब भी पीवाईक्यू में आए हुए, कुछ भी बाहर का नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से, ये तो ऐसे ही आपको 8 यहाँ से दिख रहा है, 1 2 नहीं दिख रहा, लेकिन 1 2 से लगाते लगाते 6 तक आओगे, आपको एसएससी नॉर्मल लेवल के सवाल मिलेंगे, करके देखना, सब रट चुके होगे, सब रट चुके होगे, इतने सवाल लगाओगे 25-25 के सेट में। आज आपको होमवर्क यही है, आपने अगर फंडामेंटल राइट पढ़ी है मन से, नोट से रिवाइज करो और सवाल लगाओ, नहीं लगाओगे कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी, ठीक है। और जब आप 7th और 8th लगाओ ना, और कैसा लगा, मतलब आपसे बना कि नहीं बना, आप मुझे आके बता सकते हो, और सबको लगाना है, दिस इज अवेलेबल फॉर फ्री, ठीक है। तो इसके लिए आपने कुछ नहीं देना, कुछ नहीं जाना, बस ऐप पे जाना है या वेब पे जाना है, इट इज़ फ्री, यू कैन यूज़ इट, नोट्स वहाँ से जाके पढ़ लो, फ्री में अवेलेबल है। ये सवाल लगाना है, 7th 8th जरूर लगाना, जिन्होंने पहले लगाया होगा 6 तक अवेलेबल था, फिर अभी 7th 8th अवेलेबल है। क्यों इम्फेसिस डाल रही हूँ, क्योंकि 7th और 8th में स्टेट पीसेस के सवाल है, यूपीएससी के सवाल है, आप देखेंगे अगर आपने मन से पढ़ा है ना, आप वो भी बना पा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जब रिविजन करनी हो तो बार बार अगर इतने लेंदी नोट से रिविजन ना करने का मन करे तो ये माइंड मैप से कर लेना, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था हिंदी नोट्स हैं ही, तो आप हिंदी नोट्स वाले हिंदी भाई जो हैं वो वहाँ से देख लें, ठीक है। ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है, तो यू कैन यूज़ इट। और अगर कुछ भी आपको जो भी लगा हो, कोई भी डाउट आया हो, तो यू कैन जॉइन अंडरस्टैंड एसएससी ऑफिशियल। कोई भी अ, आपको चीज़ पूछनी हो या इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, आप जा सकते हैं वहीं पे, डिस्कशन में जाके आप पूछेंगे ना, आपको जवाब मिल जाएगा। ऑलरेडी फ्री मेंटरशिप ग्रुप चल रही है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, यू विल गेट टू नो अबाउट दिस ऑन टेलीग्राम ओनली। जीके के लिए आपने ऐप डाउनलोड करनी है, आपने सब कुछ मिल जाना है वहाँ पे। इंग्लिश और वोकैब, इंग्लिश की वोकैब और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें होती है, स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, पीक्यूआरएस, सब कुछ आपको ऐप पे ही मिलेगा, वो डाउनलोड कर सकते हो। और सेक्शनल्स, बहुत सारे सेक्शनल मिलेंगे जो आप लगा लगा के बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हो सीजीएल की, ठीक है। ऐप और वेब कहीं पे भी यूज़ कर लो, ठीक है। आई होप ये 7 पेज में जो मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स कराया है, आप उसको ज़रूर से ज़रूर 2-4 बार तो पढ़ो ही पढ़ो। अच्छा, एक और बात बतानी थी जो लास्ट तक रुके हैं। देखो, हम ना इसके बाद जैसे ही ये इसके बाद एक और टॉपिक होता है डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, फिर एक और टॉपिक, एंड देन फिर मैं वीकेंड्स में कोशिश करूँगी कि एक्टिव रिकॉल का सेशन कराती हूँ। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सब पढ़ के आएँ, सारे नोट्स पढ़ के आए हैं, सारे सवाल लगा लिए आपने एमसीक्यू के, तो ही आप एक्टिव रिकॉल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँगे। एक्टिव रिकॉल में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, ठीक है? तो लेकिन अगर आप ये सब लगा के नहीं आए होंगे, रिवाइज़ करके नहीं आए होंगे, तो एक्टिव रिकॉल का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है? पर मैं ये इस वीकेंड पे कराऊँगी, तो कोशिश कीजिए कि आप जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए, एमसीक्यूज़ ज़रूर लगाइए। ये दोनों लगा के मुझको बताना, ठीक है? चलो ओके। थैंक यू एवरीवन।